वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन, जहाँ पे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में हम लोग कुछ प्रमुख समाचारों को डिस्कस करेंगे। उसमें जाने के पहले आई वुड से दैट न्यूज़पेपर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है किसी के प्रिपरेशन में, एंड हेंस यू शुड नेवर इग्नोर एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूज़पेपर, because newspaper reading is not only important from your current affairs perspective, but it also helps you in building a overall personality. आपके पर्सनालिटी बनाने में सबसे अहम रोल होता है द न्यूज़पेपर। तो इसीलिए आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि आप सभी न्यूज़पेपर को, एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर को हर दिन 2 घंटे ज़रूर पढ़ें, बिकॉज उससे आपका 1-2 साल में काफ़ी अच्छा पर्सनालिटी बन जाता है। तो न्यूज़पेपर के आज इस पर्टिकुलर सेशन में जाने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाणक्य आईएएस एकेडमी आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से अपना 3rd सेंटर पटना में बोर्डिंग रोड चौराहा पे और 2nd सेंटर आउट ऑफ पटना गया में खोला गया है। तो इसी पर्टिकुलर प्यार को आप बनाए रखें सो दैट वी कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड आवर फुटप्रिंट्स एंड कवर ऑल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार इन द कमिंग। तो अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। आज का जो पहला न्यूज़ है वो है ब्रिक्स समिट के बारे में। आपको पता है रिसेंटली ब्रिक्स समिट अभी हुआ है आपको साउथ अफ्रीका में, और ब्रिक्स समिट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है बिकॉज ब्रिक्स समिट में पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हुए हैं आफ्टर द गलवान स्टैंड ऑफ। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर समिट का आउटकम जो है वो ये निकल के आ रहा है कि 6 नए मेंबर्स को ब्रिक्स में डाला जाएगा। दैट इज इथोपिया, अर्जेंटीना, ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये नए मेंबर्स को ब्रिक्स में डालने का प्रस्ताव पास किया गया है और इससे मल्टीलैटरलिज्म और ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है उसको और ज़्यादा लेवरेज मिलेगा। और इस 6 जो नए मेंबर्स को एडिशन करने में रोल जो निभाया है इंडिया ने वो खासकर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इंडिया आपको पता है पिछले कई सालों से स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्लोबल साउथ जो पिछड़े कंट्रीज हैं, जो 3rd वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका वॉइस को हमेशा से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में रखने का कोशिश किया है। बिकॉज आज जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी कॉमन है, जैसे डेब्ट क्राइसिस हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, फूड इनसिक्योरिटी हो गया, एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पैंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो गया है। तो आज जितने भी पिछड़े कंट्रीज हैं वो एक सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी आने वाले G20 समिट और साथ ही साथ ब्रिक्स में अपने पार्टिसिपेशन के थ्रू ग्लोबल साउथ की वॉइस को हमेशा से आउटराइटली रखने का प्रयास किया है। रशिया और यूक्रेन के वॉर में ब्रिक्स समिट में कुछ खास आउटकम देखने को मिला नहीं, बिकॉज अगेन एक कंटेस्टियस इशू है, कुछ भी आउटकम आता तो उसको रशिया ब्लॉक कर देता। लेकिन ओवरऑल ब्रिक्स समिट एक तरीके से सक्सेसफुल आउटकम पे निकला, बिकॉज ये दिखलाता है जब वेस्टर्न कंट्रीज कह रहे थे कि ब्रिक्स जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये तुरंत कोलैप्स कर जाएंगे बिकॉज इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस है। लेकिन आज नए मेंबर्स को ऐड करना ब्रिक्स पे ये बताता है कि ब्रिक्स हैज बीन अ टाइम टेस्टेड प्लेटफॉर्म, इट हैज द पोटेंशियल टू ग्रो, एंड इन द रीसेंट टाइम्स it might also diminish, or it might also counter the western established organizations। उसका एक काउंटर पार्ट ब्रिक्स बन सकता है। तो आपको ब्रिक्स के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए फ्रॉम योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और मेंस के एग्जामिनेशन में ये आपको सवाल ज़रूर आ सकता है, डिस्कस ब्रिक्स एंड इट्स रेलेवेंस फॉर इंडिया। तो ये 2 प्रश्न आप प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आप ज़रूर से रेडी करें। सेकेंड न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रयान 3 जो एक सक्सेसफुल मिशन इसरो का कंडक्ट किया गया है, इस मिशन को आप प्रीलिम्स और मेंस अगेन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। चंद्रयान 3 में हमारा लैंडर विक्रांत और हमारा जो रोवर है प्रज्ञान, ये दोनों सक्सेसफुली अपने काम को निभा पाया है। और अभी जो हमारा रोवर है
वो अब एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेगा आने वाले टाइम में। इसमें एक खास बात याद रखना है कि इंडिया इस पर्टिकुलर मिशन से पहला कंट्री बन गया है जो मून के साउथ पोल में सक्सेसफुली लैंड किया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी रशिया का जो लूना 25 था वो भी साउथ पोल में अटेम्प्ट किया लैंडिंग का, बट इट फेल टू हैव दैट सेफ लैंडिंग और वो क्रैश कर गया था लास्ट मोमेंट में। अभी मून के ऊपर एग्जिस्टिंग एक रोवर ऑलरेडी है U22 जो चाइना का है, बट वो आपको फार साइड ऑफ द मून में है। तो इससे इंडिया पहला कंट्री बन गया है जो साउथ पोल ऑफ द मून में सक्सेसफुली लैंड किया गया है, और इसकी वजह से नए इन्वेंशंस और नई खोज पता चलने की संभावना लगाई जा रही है। सो दैट्स अ गुड स्टेप ऑफ चंद्रयान 3, बट आपको यह बात भी जरूर सोचना पड़ेगा कि क्या कॉस्टली एक्सपेरिमेंट्स लाइक चंद्रयान 3 इज द नीड ऑफ आवर, और वेदर वी शुड इन्वेस्ट सच मनी इन बिल्डिंग द बेसिक एजुकेशन, इन बिल्डिंग द बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, and investing in more required technologies like AI, artificial intelligence, robotics. So this also is a skeptical part of this particular successful mission जो आपको जरूर सोचना चाहिए अपने प्रिपरेशन के एनालिसिस करते समय। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट इश्यू की तरफ बढ़ते हैं जो दिल्ली में एक कंप्लीट घमासान मचा हुआ है ब्यूरोक्रेसी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो रिसेंटली आया था उसमें कहा था कि जो दिल्ली में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये लोग डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाके इस पर्टिकुलर चीज को रिप्लेस किया और कहा कि दिल्ली के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड एक नेशनल NCCSA करके जो कमिटी है उसके द्वारा वो काम करेंगे। ठीक है, तो इसके वजह से अगेन जो डिस्प्यूट है वो हमारा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो अगेन दिस पर्टिकुलर न्यूज आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक स्ट्रक्चरल इशू जो है जो दिल्ली गवर्नमेंट के LG और आम आदमी पार्टी के बीच में, इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में है। तो इसमें मेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मच इज द बैलेंस बिटवीन द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द नॉमिनेटेड LG इन दिल्ली। तो ये क्वेश्चन आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता। अगला न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो कि डेथ पेनल्टी फॉर अ डॉटर के बारे में है। ये काफी एक दुखद घटना है जो हरियाणा के झाझर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। यहाँ पे बेसिकली एक गांव की एक लड़की ने एक लड़के से शादी कर लिया, और वो जो लड़का था वो सेम गांव का था और साथ ही साथ दूसरे कास्ट का था, और ये दोनों काफी ज्यादा एक टैबू प्रैक्टिस है हरियाणा में जो माने जाते हैं। और इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस की वजह से लड़की के जो घर वाले हैं उनको काफी डिसरिस्पेक्ट और सोशल ह्यूमिलिएशन झेलने को मिला, जिसकी वजह से फैमिली ने उस लड़की को मार दिया। वो लड़की और उसका जो हस्बैंड जो शादी कर लिया था भाग के, वो गुरुग्राम में रह रहा था। उस लड़की के काफ़ी सपने थे बड़े शहर में रहना, पैसे कमाना, लेकिन जैसे ही परिवार वालों को पता चला कि इन्होंने भाग के शादी कर ली है और अब गुरुग्राम में रह रही हैं, तो उसके घर वाले गए और उसकी माँ और उसके भाई ने उस लड़की को पकड़ा, और उसको पकड़ के फिर उसके जो पिता थे, जो फादर थे, उसने उस लड़की को मार दिया। तो ये एक ऑनर किलिंग का केस है, और ये काफ़ी ये बताता है कि किस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया की इकॉनमी बढ़ रही है। हम लोग G20 के समिट को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी साइंटिफिक टेम्पर, अभी भी सोशल कैपिटल, और अभी भी जो एक तरीके से हमारा नज़रिया है वुमेन के प्रति, वो अभी भी चेंज होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। So, ये आप एज अ एग्जाम्पल अपने एथिक्स के पेपर में या नहीं तो सोसाइटी के पेपर में एज अ एग्जाम्पल आप इस पर्टिकुलर इशू को कवर कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। इसके बाद अगले न्यूज की बात करेंगे जो एडिटोरियल है, और इसमें बताया है इंडियाज G20 अपॉर्चुनिटी फॉर एन अफ्रीका रेनेसां। इस पर्टिकुलर न्यूज में ज्यादा कुछ रेलेवेंस है नहीं। इसमें महेश सचदेव का यही कहना है कि अफ्रीका एक तरीके से हिडन जेम है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन आज अफ्रीका जो कि एक तरीके से क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल साउथ कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, बहुत बड़ा लैंडमास है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स अफ्रीका अभी तक उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पा रहा है
और इसमें रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिसगवर्नेंस, रीसेंट कू जो आप देख रहे हो सुदान, लीबिया ऐसे जगह हैं, उसके बाद एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, और इन चीजों की वजह से अफ्रीका ग्रो नहीं कर पा रहा है। और G20 समिट जो अभी इंडिया रिसेंटली होस्ट करने वाला है वो एक एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है किस तरीके से अफ्रीका, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि अफ्रीका यूनियन को G20 का हमारा मेंबर बनाना चाहिए, अगर वो होता है तो अफ्रीका पे कुछ हद तक एक वापस एक नया सवेरा, एक नया डेवलपमेंट होने की आशा है। चाइना का अफ्रीका में बहुत बड़ा रोल है। चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ अफ्रीका, साथ ही साथ चाइना बिगेस्ट इन्वेस्टर भी है। लेकिन आज चाइना जो खुद एक स्लोडाउन से जूझ रहा है, आज चाइना जिसकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से बहुत सारे कंट्रीज जूझ रहे हैं, तो चाइना का जो ट्रस्ट है अफ्रीका के ऊपर वो काफी ज्यादा, और अफ्रीका का जो ट्रस्ट है चाइना के ऊपर वो काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। इसमें एक इंडिया के पास एप्रोप्रिएट मौका है कि वो किस तरीके से G20 समिट में अफ्रीका यूनियन को इंक्लूड करके अफ्रीका के रेनेसा में एक तरीके से नया कदम उठाए। बाकी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस हैं जिसमें कहा गया है कि इंडिया अफ्रीका का जो ट्रेड है वो 2022-23 में $100 बिलियन के लगभग पहुंचा है, जो कि काफी ज्यादा बढ़ा है, बट स्टिल एज कंपेयर टू चाइना ये काफी ज्यादा कम है। सो इस पर्टिकुलर न्यूज में आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ अफ्रीका एंड इंडिया पार्टनरशिप इन द 21st सेंचुरी। सो इट्स स्पेशली फॉर द मेंस प्रीलिम्स के, इसमें खास आपको कुछ बात है नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल वाले न्यूज में हम देखेंगे जो आपको इन्फ्लेशन के ऊपर है, ड्रिवन टू टीयर्स, और इसमें यही कहा गया, आपको पता है कि इन्फ्लेशन 2022 में कॉन्स्टेंटली आरबीआई के टारगेट 6% से ज्यादा रहा था, और इसके बाद कॉन्स्टेंटली आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी रेट को हाइक किया, और उसकी वजह से सक्सेसफुली हमारा इन्फ्लेशन 6% के नीचे आया भी। बट आज अगेन रिसेंटली आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन 7% से ज्यादा हो गया है, जो अपने हिस्टोरिक थर्ड टाइम 7% से ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ा है सिंस 2014। तो ये एक काफी बड़ा चैलेंज इंडियन इकोनॉमी के पास खड़ा हो गया है, और इस इन्फ्लेशन को बढ़ने का प्रमुख कारण है द राइजिंग प्राइसेस इन द वेजिटेबल कमोडिटीज। आप देख सकते हो टमाटर के दाम, चावल के दाम, प्याज के दाम, इन सभी दूध के दाम, इन सभी चीज़ों की दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन हमारा काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट ईयर के मुकाबले तेज़ रेट से बढ़ा है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब सरकार और आरबीआई दोनों के पास, बिकॉज सरकार का ये ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ को बढ़ाना, आरबीआई का ये प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पैसे को कंट्रोल करना पड़ेगा, सरकार को जीडीपी बढ़ाने के लिए पैसे को और ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे इन्फ्लेशन और जीडीपी को आने वाले समय में बैलेंस करके इंडिया अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाता है, दैट वुड बी अ बिग चैलेंज। तो यहाँ पे अगेन आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता। नेक्स्ट एडिटोरियल के क्वेश्चन न्यूज में जाते हैं, शुड द सीजेआई बी पार्ट ऑफ द कमिटी सेलेक्टिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता है ये पर्टिकुलर न्यूज काफी दिनों से चल रहा है। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 324 में, तो आर्टिकल 324 में ये कहा गया था कि जितने भी मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन के हैं, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। ये तब तक ऐसे चलते रहेगा जब तक इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर पार्लियामेंट कोई कानून ना बना दे। तो अभी तक इसी तरीके की प्रैक्टिस चल रहा था कि प्रेसिडेंट जो है वो जितने भी मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन हैं उनको अपॉइंट कर देते थे, और ये प्रेसिडेंट अपना डिसीजन लेते थे ऑन द एडवाइस गिवन बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। लेकिन फिर इसके खिलाफ एक पीआईएल फाइल किया गया और कहा गया बिकॉज डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द बेसिक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, और उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन को सिक्योर करने के लिए यू नीड अ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। और इस कॉन्टेक्स्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2023 में एक जजमेंट दिया और कहा गया जितने भी मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन हैं that will be appointed by a committee consisting of Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha and the Chief Justice of India। और उसी जजमेंट में यह कहा गया कि ये जो कमिटी के द्वारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ये तब तक रहेगा जब तक पार्लियामेंट इसके ऊपर एक कानून ना ले आए। रिसेंटली पार्लियामेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट सर्विस कंडीशंस इसके ऊपर एक बिल लाया है, और इस बिल में एक प्रमुख डेविएशन है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट
ये है कि कमिटी तो सेम है, बट कमिटी का जो कॉम्पोजिशन है, जिसमें पहले प्राइम मिनिस्टर, एलओपी इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ड्रॉप करके एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर को लाया गया है। तो इस पर्टिकुलर बिल से अगेन एक डिबेट चालू हो गया है कि क्या ये कमिटी को इफेक्टिव काम करेगा, बिकॉज इस कमिटी में इफेक्टिवली दो लोग तो सरकार के ही हैं, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, और थर्ड है आपका लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के अकेले चाहने से क्या होगा, तो इफेक्टिवली कमिटी का पर्पस क्या है। तो ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म बाय विच द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपको जरूर देखना है, और इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर आप पीआरएस के वेबसाइट पे जा सकते हैं। उस बिल में और भी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया गया, उस बिल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मेंस के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इन एंश्योरिंग इंडियाज डेमोक्रेसी। तो ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना। नेक्स्ट अपने एडिटोरियल के न्यूज में चलते हैं, जहां पे नॉर्दर्न सी रूट के बारे में डिस्कशन किया गया है। आपको पता है कि हमारा अभी जितना भी ट्रेड होता है वो यूरोप या उधर वाले रीजन से होता है, तो वो स्वीज कैनाल या उधर वाले रीजन से होता है, तो पनामा कैनाल उधर से हमारा होता है। लेकिन अभी रिसेंटली बिकॉज आर्कटिक सी जो है वो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज वो उसका जो बर्फ है वो पिघल रहा है, और उसके बर्फ को पिघलने की वजह से हमारे पास नए रूट्स अब आ चुके हैं। तो अनलाइक जो पहले हम लोग स्वीज कैनाल और पनामा कैनाल से ट्रैवल करते थे, यूरोप से कोई सामान इंडिया में आता था या इंडिया से कोई सामान वहां जाता था, आज बिकॉज आर्कटिक सी पिघल रहा है, तो जो नॉर्दर्न सी रूट है उसके थ्रू भी हम लोग कवर करके आज यूरोप से एशिया पैसिफिक वाले कंट्रीज को कवर कर सकते हैं। और दोनों रूट्स में डिफरेंस क्या है कि जो कॉस्ट है और जो टाइम है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है इन द नॉर्दर्न सी। तो ये एक सिग्निफिकेंस है नॉर्दर्न सी रूट का, और इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में यही बताया गया है कि इंडिया के लिए खासकर ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, बिकॉज आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो लास्ट टू लास्ट ईयर रशिया के एक फार ईस्ट समिट में गए थे, और वहाँ पे चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने की बात हो रही थी। तो आज कैसे चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर को नॉर्दर्न सी रूट से कनेक्ट करके हम लोग जो रशिया से ऑयल गैस की सप्लाई है या यूरोप से भी जो हमारी सप्लाई है वो हम लोग स्वीज पनामा कैनाल को छोड़ के इधर से ले आएंगे, तो हमारा काफी ज्यादा कॉस्ट और टाइम रिडक्शन होगा। तो यहां पे आपको सिग्निफिकेंस, आपको क्वेश्चन क्या है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी के हिसाब से आपको ये लोकेशन मैपिंग वाला यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पे आ सकता है डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ आर्कटिक रीजन फॉर इंडिया। तो ये दो क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको यहां पे जानना पड़ेगा। आपका ये जो मैप है हिंदू में ये अप्रोप्रिएट मैप है नहीं, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और साथ साथ आपको इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में ये लिखा गया है व्हाट आर द ड्राइविंग फैक्टर्स फॉर इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द नॉर्दर्न सी रूट डेवलपमेंट। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्कटिक रीजन का रेलेवेंस क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज की वहाँ पे पोटेंशियल है। जैसे आपको श्याम शरण ने कहा है कि 40% ऑफ द करेंट ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस इज लोकेटेड इन दैट पर्टिकुलर रीजन। तो ये आप नॉर्दर्न सी रूट और इसका एक ब्रॉडर एरिया जो है आर्कटिक रीजन का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है वो आपको यहां पे जरूर। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 370 के डिसोल्यूशन के ऊपर जिसको सुप्रीम कोर्ट 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुन रहा है, विच इज लेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। और इसी पर्टिकुलर हियरिंग में एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इशू आया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि सरकार का चाहे कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो, सरकार चाहे कोई भी एंड अचीव क्यों ना कर रही हो, दैट कैन ओनली बी डन इफ यू हैव द राइट मीन। तो एक तरीके से इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गांधीयन प्रिंसिपल दैट टॉक अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स, कि आपका एंड चाहे कुछ भी हो बट यू कैन नॉट अचीव अ राइट एंड बाय अडॉप्टिंग रॉन्ग मीन्स। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही कहा है कि सरकार का चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो, इट डज नॉट मैटर whether how much noble objective you have achieved or not, it does not matter, the means should be appropriate। तो ये एक तरीके से कंटिन्यूटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स, जिसको डियोंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं हम लोग एथिक्स में, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको एथिक्स के पेपर में जहां पे डियोंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपको पढ़ना पड़ता है, तो उस क्वेश्चन के आंसर में आप एज ए एग्जांपल इस पर्टिकुलर चीज को कह सकते हो। किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर जजमेंट के हियरिंग में कहा था कि वॉट एवर द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स इज, whether how much noble it is or not, but it should only be done by adopting the right।
इसके बाद अगला जो हमारे पास न्यूज़ है उसमें एक तरीके से काफ़ी सुंदर डायग्राम या ग्राफिक्स के द्वारा द हिंदू न्यूज़पेपर ने इस पूरे लैंडर और रोवर के बारे में बात किया है। आप देख सकते हैं ये हमारा लैंडर और रोवर है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि जो रोवर का स्पीड है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा और उसका वेट लगभग 26 केजी है और वो मैक्सिमम स्लोप ऑफ 20 डिग्री चढ़ाई भी कर सकता है और ऐसे ऑब्स्टिकल्स को भी ये काउंटर कर सकता है। 6 चक्के हैं और खासकर व्हेनेवर द व्हील्स विल मूव इट विल इम्प्रिंट द इसरो लोगो एंड अशोका लायंस एम्ब्लेम ऑन द ग्राउंड। और इसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं और ये 50 वॉट का पावर जनरेट कर सकते हैं जो रोवर को चलाने में हमें मदद कर सकता है। इसमें देख सकते हैं आपके आगे 2 कैमरास लगे हुए हैं और ये कैमरास का बेसिकली काम यही है ऑब्स्टिकल्स को देखना और उससे बचना, बिकॉज अगेन रोवर डैमेज हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे लिखा व्हाई डज इट हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, बिकॉज ये जो पूरा चीज चल रहा है ये आपको सोलर पैनल से चल रहा है और सोलर पैनल के लिए सन का एनर्जी चाहिए, लेकिन जब सन सेट कर जाएगा मून पे तो टेम्परेचर मून का काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है और उस ठंडे मौसम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स खराब भी हो सकते हैं। तो अगर सन सेट करता है और अगला सन जब राइज करता है जिसके बीच में गैप 14 दिन का होता है, तो क्या उस पर्टिकुलर गैप में ये मशीन सर्वाइव कर पाएगा? दैट इज बिग प्रॉब्लम, बिकॉज ये साउथ पोल ऑफ द मून की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। और इस पर्टिकुलर न्यूज के साथ साथ यहां पे एक और चीज कवर किया गया है, फ्लाई मी टू द मून सीम्स टू बी द ग्लोबल एम्बिशन इन 2023, बिकॉज आपको पता है मून एक नया साइंटिफिक एरिना बन चुका है फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू इन्वेंशंस, बिकॉज मून एक तरीके से हमारा हब है जहां से हम फ्यूचर स्पेस मिशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मून के ऊपर एक लाइन से सीरीज ऑफ मिशंस अभी डिफरेंट कंट्रीज, चाइना, इजराइल, अमेरिका, रशिया, ये सब कंडक्ट करने जा रहे हैं। सो इसमें कुछ स्कीम्स के नाम लिखे हैं, वो आप देख सकते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने G20 के एक वन ऑफ द मीटिंग्स में कहा है MSMEs को, जो छोटे कंपनीज हैं इनको हमें ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, इनको ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तभी ये छोटे कंपनीज बड़े कंपनी से compete कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता होगा इंडिया में जो MSME सेक्टर है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, वो लगभग 50 से 60% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और साथ ही साथ 50% ऑफ इंडिया के GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन MSME सेक्टर के साथ प्रॉब्लम क्या, ये छोटे यूनिट्स होते हैं, इसमें मैक्सिमम इनफॉर्मल तरीके से काम करते हैं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है और इसी चीज का फायदा बड़े कंपनीज उठाते हैं। और आज ये देखने को मिला है कि MSME सेक्टर्स आफ्टर डीमोनेटाइजेशन से कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन में है और उनका जो मार्केट शेयर है वो बड़े कंपनीज ले रहे हैं। लेकिन MSME कंपनीज जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं वो उस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लार्जर कंपनीज। तो MSME का जो यूनिट्स हैं उनका सर्वाइव करना इंडिया के इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगेन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ MSME इन ड्राइविंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो ये आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, व्हाट इज MSME, गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या प्रॉब्लम MSME फेस कर रहे हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस MSME को ठीक करने में लाया जा सकता। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, FTA टॉक्स इन लास्ट लैप, हार्ड टू सेट डेडलाइन। यहां पे बेसिकली इंडिया यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बिकॉज यूके जब से ब्रेक्सिट हुआ है तब से यूनाइटेड किंगडम अपना खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस पे FTA को बढ़ाना चाह रहा है और इंडिया भी रिसेंटली FTA एग्रीमेंट्स को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। आपको पता है रिसेंटली इंडिया ने UAE के साथ कंक्लूड किया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ETCA कंक्लूड किया है विच इज वेरी मच क्लोजर टू FTA, यूके के साथ हमारा चल रहा है, सऊदी के साथ बात चल रहा है, हमारा यूरोप यूनियन के साथ बात चल रहा है। तो इंडिया को भी FTA की तरफ काफी ज्यादा प्यार आया है रिसेंटली और यूके ऑलरेडी क्योंकि अपना वो इंडिपेंडेंट अब हो चुका है, तो दैट इज ऑल्सो ट्राइंग टू सेट इट्स ओन टर्म एंड कंडीशन फॉर कंडक्टिंग ट्रेड विथ इट्स एंग्लोस्फेरिक कंट्रीज। तो यहां पे एक तरीके से दोनों लास्ट लैप के डिस्कशन में है, बट डेडलाइन सेट करना काफी मुश्किल। इसके बाद अगले न्यूज में बात करेंगे, इंडियन गेमिंग फर्म्स हिट बाय अनफ्रेंडली गवर्नमेंट पॉलिसीज। आपको पता है रिसेंटली काफी ज्यादा गेमिंग इंडस्ट्री में हाहाकार मच गया था जब सरकार के एक पॉलिसी ने कहा था कि 28% का टैक्स लगाया जाएगा ऑन द फेस वैल्यू ऑन ऑल द गेमिंग ट्रांजैक्शंस।
तो ये काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम हो गया था, बिकॉज बहुत बड़ा जीएसटी टैक्स उन पे लगाया गया है। और इससे गेमिंग इंडस्ट्रीज का ये कहना है कि उनका जो एक सनशाइन इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है गेमिंग इंडस्ट्री का, ये कोलैप्स कर जाएगा बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स, बिकॉज ये गवर्नमेंट का जो 28% का टैक्स है ये फेस वैल्यू पे है, नॉट ऑन द प्रॉफिट्स। तो इसके ऊपर आप फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए आपको क्या जीएसटी लगा है, किसके फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या है, और प्रॉफिट पे क्यों नहीं लगाया गया। तो ये सारी चीज को आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, जहां पे पुतिन ने ऑफिशियली ये चीज को कहा है कि जो वैगनर के बॉस हैं उनका एक पर्टिकुलर हादसे में मृत्यु हो गया है। बिकॉज आपको पता है रिसेंटली वैगनर के जो बॉस है उन्होंने रशिया प्रेसिडेंट और रशिया एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट ही एक तरीके का मिलिट्री कू, सेमी काइंड ऑफ अ मिलिट्री कू को लॉन्च करने का प्रयास किया था। और ये कहा जा रहा है कि इसको मारने के वजह, इसका मारने का जो पूरा साजिश है ये रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद ही रचा है। तो ये एक अगेन काफी बड़ा डेवलपमेंट है, और ये बता रहा है कि रशिया किस तरीके से इस पूरे वॉर की वजह से इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस, इंटरनल प्रॉब्लम्स में ही जूझ रहा है। तो ये एक काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा आने वाले समयों में। लास्ट आज की न्यूज में हम लोग बात करेंगे, चाइना सेज इट विल बैक ढाका अगेंस्ट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। आपको पता है कि बांग्लादेश और चाइना का रिलेशनशिप काफी अच्छा है, बांग्लादेश का इंडिया के साथ भी रिलेशनशिप काफी अच्छा है, लेकिन चाइना, आपको पता है चाइना का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है किस तरीके की इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें अपना फुटप्रिंट्स को बढ़ाए, जिसकी वजह से इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उन पर्टिकुलर एरियाज में कम हो। और ये आज चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कर रहा है, खासकर बांग्लादेश के साथ, बिकॉज बांग्लादेश और अमेरिका का रिलेशन में काफी डिक्लाइन आया है। बिकॉज आपको पता है बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला है, और यूएस का कहना है कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है या नहीं होगा, और उसके वजह से बहुत ज्यादा सैंक्शंस भी बांग्लादेश के कुछ लोगों पर लगाया गया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश का ये कहना है कि अमेरिका काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है उनके लोकल मुद्दे में। और इंडिया और अमेरिका का रिलेशन आपको पता है काफी अच्छा है, और इसी पर्टिकुलर इंटरनेशनल डायनामिक्स को समझते हुए चाइना एक तरीके से कह रहा है कि हम बांग्लादेश को बचाएंगे एक्सेसिव इंटरफेरेंस से। हाउएवर ये पैराडॉक्स है, बिकॉज चाइना खुद अपने डेप्थ ऑफ डिप्लोमेसी से सारे कंट्रीज को, रिसेंटली आप देख लो श्रीलंका को अपने चाल में फंसा रहा है, और आज वही कंट्री ये कह रहा है कि हम बांग्लादेश को एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचाएंगे। तो यहां पे आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है, डिस्कस द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड व्हाट विल बी दैट इंपैक्ट ऑन इंडिया। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में जरूर पढ़ना। तो इसी तरीके से आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट न्यूज एडिटोरियल्स को कवर किए। यही स्ट्रैटेजी आपको आने वाले समय में प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और हर एक न्यूज को आपको सोचना चाहिए कि क्या ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, क्या ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, या क्या ये ओवरऑल हमें आना ही चाहिए भले वो एग्जाम में आए या ना आए। तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट न्यूज़पेपर सेशन। थैंक यू।